नमस्कार, मैं गोवर्धन सुतार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं प्राइम एज के पॉडकास्ट पर। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने आरएस 2021, 2023 और 2024 में लगातार सफलता हासिल की है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि उनकी अचूक रणनीति का हिस्सा है। मैं बात कर रहा हूं किशोर जी सुतार के बारे में, जिन्होंने आरएस 2024 में 126वीं रैंक हासिल की है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, लगातार 2021, 2022, 2023 और 24 में आपने लगातार रैंक में सुधार भी किया है और सफलता हासिल कर रहे हैं। इसमें आपका क्या विचार और क्या ख्याल है आपका? रैंक सुधार की जहाँ तक बात है तो जब आप एक बार कंपटीशन एग्जाम में पास हो जाते हो या ढंग की रैंक प्राप्त कर लेते हो तो फिर आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर आपको ये भी पता चल जाता है कि मुझे कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें छोड़नी है, या फिर मेरी कौन सी कमियां रही जिसमें मैं सुधार करूं तो मेरी रैंक में और सुधार हो सकता है। तो उस हिसाब से लगातार उसी फेज में आगे बढ़ते हैं तो रैंक में बिल्कुल सुधार होता है। सर, इससे बहुत फायदा भी मिलता है कि अगर आपने एक बार कोई सफलता हासिल कर ली है तो फिर आप कई तो ऐसे होते हैं जो एक जगह रुक जाते हैं। और एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि फिर आपने नौकरी के साथ आपने जो है आरएस 2023 को जो है ज्वाइन कर ली थी, फिर जो है 24 का एग्जाम दिया, तो टाइम मैनेजमेंट का क्या सीक्रेट है आपके पास में? जो आपका पहला सवाल है कि कई लोग ये होते हैं कि जब एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर रुक जाते हैं। तो ये वाली चीज़ें होती है जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें ज़्यादा होती है कि उनको जो एग्जाम या जो सर्विस प्राप्त करनी होती है वो उसमें प्राप्त हो जाती है, भले उसकी रैंक फर्स्ट हो या भले लास्ट। बिल्कुल सर। तो फिर उनको रुकना होता है। और जब बच्चा आरएस की तैयारी शुरू करता है तो सबकी इच्छा होती है कि मैं आरएस बनूं। फिर इसमें इतनी पोस्टें होती है कि आपको उस हिसाब से रैंक के अनुसार आपकी पोस्ट अलॉट होती है। तो सबकी इच्छा होती है कि मैं एक बार वापस एग्जाम दूं, अच्छी रैंक प्राप्त करूं, अच्छी पोस्ट पे जाऊं। तो उस हिसाब से कंटिन्यू कोशिश रहती है रैंक सुधार की। और फिर दूसरा सवाल था आपके टाइम मैनेजमेंट का। टाइम सबके पास बराबर होता है, जैसे 24 घंटे हर किसी के पास होता है। अब आपको ये देखना है कि भाई मुझे रैंक प्राप्त करनी है या रैंक में सुधार करना है, तो समय तो खुद को निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सर। अब उसके लिए आपको आपका जहाँ समय खराब हो रहा है वो चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। कोशिश करनी पड़ेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी पढ़ाई में या मेरा जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में जो चीज़ें मुझे फ़ायदा कर सकती है उसकी तरफ लगाऊं। तो एग्ज़ाम में पास होने के लिए, अच्छी रैंक प्राप्त करने के लिए टाइम मैनेजमेंट निर्भर करता है कि जो कैंडिडेट है उसकी इच्छा क्या है। अगर वो चाहता है कि मुझे बढ़िया रैंक प्राप्त करनी है तो वो टाइम मैनेजमेंट अपने आप कर लेता है। समय 24 घंटों में से निकालना पड़ता है। अब यही है, सबको अपने अनुसार, अपनी रणनीति के अनुसार जो बेसिक चीजें हैं वो पूरी करते हुए और एग्जाम के लिए टाइम निकालना पड़ता है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा मुश्किल ये रहता है सर, आप जॉब कर रहे हैं, एक विद्यार्थी तो प्रॉपर जो तैयारी कर रहा है उसके लिए तो फिर भी जो है समय हो जाता है मैनेजमेंट, लेकिन जॉब के साथ जो तैयारी करना ये तो चुनौतीपूर्ण रहता ही होगा। बिल्कुल। इसमें यही होता है कि जब आप पहली बार सेलेक्ट होते हो तो उससे पहले तो लगभग आपके पास खूब समय होता है, क्योंकि आप या तो सिर्फ तैयारी वाले फेज में होते हो या किसी ऐसी सर्विस में होते हो तो आपके पास खूब टाइम मिल जाता है। और जब आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हो तो वही चीज़ें आपके पास पहले से तैयार है। अब आपको जॉब करते हुए जो बचा हुआ समय है उसमें जो आपका मैटर या जो आपकी चीज़ें तैयार है उसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है, उनको इनरिच करना है, या फिर कोशिश करने की जो गलतियाँ रही वो कम करूँ। तो जब ये चीज़ें कर लेते हो बचे हुए समय में तो फिर आपकी रैंक में इम्प्रूवमेंट हो जाता है। एक और है सर आपके बारे में मेरे सवाल है कि 12th में आपका पीसीएम था, फिर बीए आर्ट्स में इस तरफ जो है रुख मोड़ देना, कारण सर? जैसे देखो मैंने 11-12 तो पीसीएम से करी जी सर। फिर मुझे ये लगा कि मैं आरएस की तैयारी करूंगा। और जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो उसमें साइंस की बजाय जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट है उनकी भूमिका ज़्यादा होती है। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं बीएससी करूं या फिर बीटेक या उधर जाए, उससे अच्छा है कि मैं आर्ट्स ले लूँ। और फिर मेरे ग्रेजुएशन भी हो जाएगी तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो भी पूरी हो जाएगी और इसके साथ साथ एक सिलेबस का बहुत बड़ा पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा। आपके जो है पॉलिटिकल साइंस में पीजी है, फिर नेट जेआरएफ है, तो आपको नहीं लगा सर कि टीचिंग फील्ड में जाना चाहिए? फिर ये प्रशासनिक सेवा का चयन किस प्रकार? वैसे मैंने 12th में ये तय कर लिया था कि मैं आरएस का एग्ज़ाम दूंगा। फिर मैंने तैयारी शुरू भी कर दी और उसके साथ साथ जब ग्रेजुएशन हो गया तो फिर मुझे पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा रुचिकर लगा। तो फिर मैंने पीजी कर ली। पीजी करने के बाद भी मेरा ऐसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उस सब्जेक्ट में, तो फिर मैंने उसको और गहराई से पढ़ा। फिर मुझे लगता है इसमें एक नेट जेआरएफ का एग्जाम भी होता है, तो फिर मैंने वो भी दिया, 2 बार जेआरएफ को भी। क्या बात है। ये इसके पीछे, जेआरएफ के पीछे है उस सब्जेक्ट का जो इंटरेस्ट जिसने मुझे अट्रैक्ट किया। लगातार तैयारी करना आपने जो है 21, 23, 24, और उसमें कभी ऐसा मन भटका कि नहीं अब ठीक है रुक जाते हैं, ऐसा कभी कोई पड़ाव आया आपके लिए? वैसे कोई विशेष पड़ाव आया नहीं, क्योंकि जो 21 वाली तैयारी थी वो मैंने ढंग से कर ली थी। तो फिर 23 वाला एग्जाम था, उसमें कुछ विशेष परिस्थितियाँ थी, उस हिसाब से मैंने
लगभग बिना पढ़े हुए एग्जाम दिया तो ढंग की रैंक नहीं आई। फिर 24 वाले एग्जाम में मैंने सोचा एक बार और समय मिल रहा है तो और थोड़ा समय निकाल के और एक बार ढंग से एग्जाम दे दें। तो ऐसा कभी पड़ाव आया नहीं, मुझे लगा कि मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए। कोई नया विद्यार्थी होता है, कई बार ऐसा आता है, लगातार तैयारी करता है, फिर एग्जाम नजदीक आते हैं, अगर उसका मन भटकने लग जाता है तो खुद को उसको अपनी डेस्क पर लाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, जिस हिसाब से ये एग्जाम और उसका पैटर्न है या जो तैयारी का पेज है, उसमें सबको लगता है कि मुझे चीज़ें याद नहीं है या पता नहीं मैं इस एग्जाम में अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और जब वो खुद सोचता है तो उसको लगता है यार मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है, ये भी याद नहीं है, वो भी याद नहीं है। तो उस समय उसको लगता है यार पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये आपको मान के चलना चाहिए कि ये चीज़ें सबके साथ होती हैं। बिल्कुल सर। जिसकी फर्स्ट रैंक आती है उसको भी एग्जाम से पहले ये लगता है कि पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा या मेरी तैयारी कैसी है। तो आपको इस समय चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपने पढ़ा है, खूब पढ़ा है, सारी चीज़ें आपको याद है। अगर नहीं भी है तो भी जब एग्जाम हॉल में आप बैठोगे तो आपके सामने जैसे ही प्रश्न पत्र आएगा तो अपने आप आपके अगर ढंग से पढ़ा हुआ है तो आपको चीज़ें अपने आप याद आ जाएगी। ये बहुत सही बात की। कई बार मैं पढ़ाता हूँ तो विद्यार्थी सर एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले कहते हैं सर हमको कुछ याद नहीं ये है। सबके साथ होता है, नॉर्मल चीज़ें। हाँ सर, ये अगर मैं एक अब जो है थोड़ी अपनी पॉडकास्ट को तैयारी की ओर ले जाते कोई नए विद्यार्थी हैं तो कोचिंग या सेल्फ स्टडी? देखो, दोनों चीज़ें जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आपके पास खूब समय है और आप इतने ज़्यादा मेहनती हो कि जो कोचिंग वाले मेहनत करते हैं वो मेहनत अगर आप कर लो, खुद कर ले तो उसके साथ आप चाहते हो मैं मेहनत भी कर लूँ ये वाली और फिर मैं और पढ़ाई कर लूँ तो फिर आप सेल्फ कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि कोचिंग आपका काम है वो आधा आसान कर देती है। जो कोचिंग है वो ढंग के नोट्स तैयार कर देती है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं तो वो आपको समझा देते हैं। फिर देखो, कोचिंग अपने आप में एक कंपटीशन और मोटिवेशन दोनों चीज़ें आप में प्रोवाइड कराता है। जब आप कोचिंग में पढ़ने जाते हो तो खूब सारे बच्चे जो आपके दोस्त भी है लेकिन आपके कॉम्पिटिटर भी है। तो फिर जब आप उनके साथ कॉम्पीट करते हो, एग्जाम देते हो तो फिर है ना खुद को भी लगता है कि यार नंबर कम आ रहे हैं। तो कम नंबर आप उसको चुनौती मानते हो तो अपने आप मोटिवेशन आता है। या फिर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो भी लगता है यार मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, उससे भी मोटिवेशन आता है। तो कोचिंग जरूरी है। एक ढंग की भी कोचिंग है वो कर लो, आपका काम आसान हो जाता है। फिर आपका कॉम्पिटिशन है, फिर आपका मोटिवेशन है, वो आपको सफलता दिलाता है। एक विद्यार्थी जिसने 12th की है और एक विद्यार्थी जिसने ग्रेजुएशन की है, तो एक जो 12th वाला विद्यार्थी उसको तैयारी आफ्टर 12th होते कंप्लीट होते शुरू कर देनी चाहिए या ग्रेजुएशन होने के बाद शुरू करनी चाहिए? अगर आरएस में जाना है, आरएस की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर आरएस की तैयारी कर रहे हो तो आप ग्रेजुएशन में जो आपकी सब्जेक्ट है या फिर कॉलेज लाइफ है उसको आप अगर ढंग से उसी तरफ सेकेंड ईयर तक कॉलेज लाइफ जी लो। उसके बाद फाइनल ईयर में आप कोशिश कर लो कि मैं अब आरएस का जो सिलेबस है या कोचिंग है वो चीज़ करूँ। जी सर। 12th होते ही आप सिर्फ इधर आरएस की तैयारी शुरू कर दो, फिर आपके जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है वो ढंग से नहीं हो पाता। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि फाइनल ईयर में फिर आप तय कर लो अब मैं कोचिंग करूँ या आरएस की तैयारी शुरू करूँ। क्योंकि अधिकतर आजकल फाउंडेशन बैच वगैरह कोचिंग चलाते हैं तो मोस्टली जो स्टूडेंट क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन तो डिस्टेंस एजुकेशन से कर लेते हैं और वहाँ से कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखा है मैंने। और अभी जैसे वैकेंसी 2026 आउट हो गई है, इसमें एक मेजर सवाल मेरा सर ये है, 2-4 जनों ने मुझे पूछा भी है कि प्री के साथ में मेंस की तैयारी या प्री की पहले तैयारी एग्जाम तक फिर मेंस की तैयारी? देखो, आरएस की तैयारी तो एक इंटीग्रेटेड तैयारी है। आप चाहते हो कि मैं सिर्फ प्री कर लूँ तो प्री के बाद मेंस में सिर्फ 3 से 4 महीने मिलेंगे और फिर 3 या 4 महीने में आप मेंस कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सर। और वही सब्जेक्ट है, आपको पॉलिटी प्री के लिए भी पढ़नी है, मेंस के लिए भी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, हिस्ट्री सब पढ़ना है। आप ये कोशिश करो कि प्री से पहले एक बार तो आप मेंस का पूरा सिलेबस कर ही लो ढंग से। जी सर। फिर आपको लगे अब 1-1.5 महीने बाद प्री का एग्जाम है तो फिर वो टॉपिक छांट लो जो सिर्फ प्री में है, जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक सर्वे है। फिर आप 1 महीना इनके ऊपर फोकस कर दो तो फिर प्री आराम से निकल जाएगा। उसके बाद आपकी तैयारी कर रखी है बढ़िया, जिससे फिर मेंस भी आसान हो जाएगा। बात यही है कि मेंस की तैयारी को साथ में लेकर चलना। बिल्कुल साथ में करनी पड़ेगी, नहीं तो इतना टाइम नहीं है कि आप प्री के बाद मेंस की तैयारी शुरू करो। कोई नया विद्यार्थी है वो अगर चाहता है कि मैं प्री को एक बार क्वालिफाई करने के लिए, तो उसको कितना समय तो उसके पास होना ही चाहिए? और क्योंकि पैटर्न जो है आरपीएससी लगातार सुधार भी रही है, अच्छा भी कर रही है, तो कितना समय एक विद्यार्थी के पास प्री के लिए होना चाहिए? जैसे मैंने अभी बताया, अगर आप सिर्फ प्री को दिमाग में लेके चल रहे हो तो फिर आप मेंस नहीं कर पाओगे तो फिर सिर्फ प्री पास करने का कोई मतलब नहीं है। और प्री में भले ही आप है ना 200 में से 200 नंबर ले आओ, फिर भी आपकी रैंक उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगी। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। बिल्कुल सर। तो आपको कोशिश करनी है कि मैं दोनों चीजें साथ में लेके और जब प्री का एग्जाम नजदीक आ जाए तो 1-1.5-2 महीना उस टाइम आप थोड़ा फोकस कर लो प्री पे और प्री की जो बाउंड्री लाइन है उसको पार कर लो, फिर अपने वापस मेंस एग्जाम में लग जाओ। एक वो भी है सर, सवाल ये है कि नोट्स बनाने का तरीका ट्रेडिशनल जो हाथ से लिखते थे वो या फिर डिजिटल? नोट्स
डिजिटल की बजाय मुझे लगता है कि आपको एक बार जो ट्रेडिशनल या जो हार्ड कॉपी है हाँ जी, उसमें आपके नोट्स होने चाहिए। फिर उसके साथ साथ में आप उसमें चीज़ें ऐड करते रहो। आपने कोई चीज़ें पढ़ी, जैसे अब पढ़ने में कई चीज़ें ये होती है कि सारी चीज़ें हमें हार्ड कॉपी में मिलती नहीं है, बिल्कुल सर। स्क्रीन पे पढ़नी होती है। हाँ। फिर आपने पढ़ ली, फिर आपको लगा कि ये चीज़ मेरे जो हार्ड कॉपी में जो नोट्स है उस टॉपिक से संबंधित है, तो आप उसको सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में लिख लो। लेकिन और फिर लिखने के बाद आपके हार्ड कॉपी के जो नोट्स है वो आपका बेस हो जाएगा। फिर ये चीज़ें आप 2-3 बार पढ़ लो तो आपको याद हो जाएगी। जी सर। फिर आपका एक फाउंडेशन बन जाएगा उस टॉपिक का। फिर आप कोई भी नई चीज़ पढ़ोगे, चाहे वो कोई आप वीडियोस देखो या आप कोई आर्टिकल पढ़ो या करंट की कोई न्यूज़ देखो, तो वो अपने आप उस हार्ड टॉपिक्स के जो नोट्स है उससे आपकी चीज़ें लिंक हो जाएगी। और ऑल ओवर जब ये सारी चीज़ें एक जगह आ जाएगी तब आप उस स्थिति में आ जाओगे कि आप एक ढंग का आंसर लिख सको। बिल्कुल सर। करंट अफेयर्स, मैं 2 चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा करंट अफेयर्स को, एक प्री को ध्यान में रखते हुए और मेंस। पहले आप प्री का बताइए, करंट अफेयर्स मंथली पढ़ना या डेली अखबार पढ़ना या एग्जाम के टाइम पढ़ना? देखो, एग्जाम के टाइम आप नहीं पढ़ सकते इतनी चीज़ें। जी सर। आपको कोशिश करनी है कि मैं रोज़ अखबार पढूं। अखबार का अपने आप में महत्व है। अखबार आपकी करंट अफेयर्स ही मजबूत नहीं करता है, बल्कि अखबार से आपकी जो सारी समझ होती है, चाहे आप पॉलिटिकल सेक्टर की ले लो, इकोनॉमिक्स की ले लो, ज्योग्राफी की ले लो, या फिर अब तो ये हो रहा है कि जो चीज़ें करंट में ज़्यादा रहती है उसी में से सवाल बने, भले ज्योग्राफी में सवाल बनो, भले IR में बनो। तो आपको तो रोज़ अखबार पढ़ने हैं। फिर आप समय मिले तो लास्ट में 2 दिन मंथली जो मैगजीन है वो पढ़ दो। जी सर। और फिर एग्जाम से पहले आप सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं पढ़ सकते, तो आपको कंटिन्यूटी रखनी चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स। सर, अपन मेंस की बातों की तरफ जाए उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि प्री के जो विद्यार्थी, नए विद्यार्थी जो अब शुरू करेंगे तैयारी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो अभी शुरुआत कर रहा है तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा, आप एक ढंग की कोचिंग जरूर ज्वाइन करें। जी सर। जब आप एक कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी कंटिन्यूटी आ जाएगी। कंटिन्यू। फिर आपके दिमाग में ये उलझने नहीं रहेगी कि मैं क्या पढूं, क्या छोड़ूं, आज साइंस पढूं या आज पॉलिटी पढूं या आज करंट अफेयर्स पढूं, क्योंकि जब कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो तो वो आपको सिस्टमेटिक चीज़ें पढ़ानी शुरू कर देते जी हैं। सर। फिर आपका काम आसान हो जाता है। प्री का पूरा अलग रहता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, फिर अगर मेंस की तरफ बढ़ते हैं तो सब्जेक्टिव बातें आ जाती है, तो वहाँ पर विद्यार्थी को आंसर राइटिंग पे मुझे लगता है बहुत ध्यान देना पड़ता है। इसमें क्या राय है आपकी? आंसर राइटिंग ही सब कुछ है, सब कुछ है, क्योंकि आप प्री तो ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल हल करके पास कर लेते हो, लेकिन जो लास्ट में मेरिट बनती है वो मेंस और इंटरव्यू की बनती है, और मेंस पूरा रिटर्न होता है, हाथ से लिखना पड़ता है आप। जी सर। उसके लिए रणनीति ये है कि पहले आप जो सिलेबस है वो ढंग से पूरा करो। जब एक बार सिलेबस पूरा हो जाता है तो आप प्रैक्टिस शुरू कर दो लिखने की। हो सकता है पहली बार में आप जो पेपर लिख रहे हो वो 3 घंटों की बजाय 4-5 घंटे में पूरा हो, फिर भी आप उसको लिखो। फिर हो सकता है आपके आंसर में वो क्वालिटी नहीं आए, बिल्कुल सर। तो ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन सब कुछ हो जाएगा, जी। लेकिन आपको वो प्रैक्टिस शुरू करनी होगी। और प्रैक्टिस शुरू करने के बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपके आंसर का जो टाइमिंग है वो भी अपने आप मैनेज हो जाएगा और क्वालिटी है उसमें भी सुधार हो जाएगा। जी सर। मेंस में एक बात और चीज़ पूछनी थी सर कि आंसर राइटिंग में बात करें तो हिंदी विषय को, अगर लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पर लेखन और शब्द शुद्धि, इन पर ध्यान दिया जाता है क्या? अब मुझे लगता है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने ये भी देखा है कि 2023 और 24 में जो हिंदी का जो पेपर होता है, फर्स्ट पेपर, उसमें जो व्याकरण है उसमें वो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ देखते हैं। वो ये भी देखते हैं कि जैसे आप ध लिखते हो उसके ऊपर पूरी लाइन खींच रहे हो तो आपके नंबर कट रहे हैं, और आप ऊपर लाइन छोड़ रहे हो तो आपको नंबर मिल रहा है। तो है ना, व्याकरण में तो अब आपको बिल्कुल गहराई में ध्यान देने की जरूरत है। तो इस पर तो बहुत ज्यादा विद्यार्थी आंसर राइटिंग में भले ही अच्छे हो, लेकिन वहाँ अगर गलती कर रहे हैं, व्याकरण आप सब्जेक्ट लिख रहे हो, हिंदी आपका सब्जेक्ट है, उसमें आप व्याकरण में चीजें लिख रहे हो, फिर आप गलतियां करते हो व्याकरण की, तो आपको नंबर नहीं मिलते। जैसे हमने प्री के बारे में कहा था एक राय, वैसे एक मेंस के बारे में आपकी क्या राय रहेगी कि विद्यार्थियों के लिए? मेंस आपका निर्भर करता है कि आपने कितने टेस्ट लिखे। जब आपको मेंस में ढंग के नंबर लाने हैं तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिखने में। पढ़ाई तो करनी है, चीज़ें तो पढ़नी भी, पर उसके साथ साथ लिखना भी है। लिखने का बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। सोशल मीडिया का सवाल तो सर आजकल हर जगह चल रहा है, तो सोशल मीडिया आप यूज़ करते थे सर? हाँ, करते थे, ऐसा तो था नहीं। और इस पर क्या राय है आपकी सोशल मीडिया को लेकर? राय ये है कि सोशल मीडिया एक तरह से नशा बनता जाता है, तो वो आपका समय इतना खराब कर देता है कि आप जिस समय को अपनी पढ़ाई में लगाना चाहते हो उसका एक बड़ा भाग उधर चला जाता है। एक बात की हुई। दूसरी बात है, जब देखो आप तैयारी करते हो तो आपके दिमाग की भी एक लिमिट है। जी सर। जैसे हम देखते हैं कि एक पानी की बोतल है 1 लीटर की है,
तो उसमें ये नहीं है कि हम उसमें 1.25 लीटर या 1.5 लीटर पानी भर दें। तो मुझे लगता है कि आपके दिमाग की भी एक क्षमता है। जब आप 2 घंटे या 3 घंटे सोशल मीडिया पे रील्स देखेंगे या कुछ फोटोज देखेंगे या दूसरी चीज़ें देखेंगे, तो आपके दिमाग में वो भी अपना स्थान बनाएगी। जब वो स्थान बना लेगी तो दिमाग का एक हिस्सा वो कैप्चर कर लेगी। फिर आप कुछ चीज़ें पढ़ोगे तो आपने जो पढ़ा है तो आपके पढ़ी हुई चीज़ें दिमाग में याद रखने की क्षमता कम हो जाएगी। तो जब मुझे लगता है कि जब तक आप तैयारी करते हो तब तक आपको हमेशा सिर्फ जो आपके पढ़ने की चीज़ें वही आपके दिमाग में रहनी चाहिए। आपको सारी चीज़ें छोड़नी होगी। सोशल मीडिया छोड़ दो, आप दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने जाते हो तो कभी कभी जाओ तो ठीक है, लेकिन बार बार समय ख़राब करना वो छोड़ दो। किसी से बातें करनी है वो छोड़ दो। तो जब ये चीज़ें आप छोड़ दोगे तो आपके दिमाग का मैक्सिमम हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आपके जो सिलेबस के टॉपिक है उससे भरा रहेगा। तो इसका आपको लाभ मिलेगा। लंबे समय तक विद्यार्थी जब तैयारी करते हैं, हमने पहले भी बात की, तो एक शब्द आता है कि ऊब जाते हैं, बर्नआउट हो जाते हैं। फिर वो मानसिक रूप से ऐसा क्या करे कि मजबूत बने रहे कि नहीं हमको जो है टिके रहना है। ये वाली स्थिति सबके साथ होती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो वो ऊबता नहीं है और 6 महीने 8 महीने 10 महीने सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहे। मेरी रणनीति ये थी कि जब भी मुझे लगता कि आज पढ़ने का मन नहीं है तो आप एक बार किताबें छोड़ दो, सारी चीज़ें छोड़ दो। फिर आपका जो मन कर रहा है वो करो। 2 घंटे करो, 4 घंटे करो, 1 दिन करो, 2 दिन कर लो। फिर आपका मन उधर से भर जाएगा। फिर आपको लगने लगेगा यार मुझे पढ़ना है जी। फिर वापस पढ़े शुरू करो, वापस पढ़े की तरफ आ जाना है। अगला हमारा जो स्टेप रहेंगे, हम मेंस हो गया, प्री की बात कर ली, इंटरव्यू की तरफ बढ़ेंगे। सर आपने जरा इंटरव्यू के लिए मॉक कितना इंपॉर्टेंट रहता है, पहले से मॉक देना। और मैंने सर एक चीज़ नोट की है, मैंने एक विद्यार्थी को देखा था जो बहुत अच्छा नॉलेजफुल था, लेकिन दिक्कत थी कि वो अपनी बातों को रख नहीं पा रहा था। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इंटरव्यू में सबसे बड़ी भूमिका होती है कि आप अपना जो ज्ञान है उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो उसमें मॉक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर मुझे लगता है मॉक से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ अगर इंटरव्यू के लिए कुछ है तो वो है कि आपके साथ जो दोस्त है या जो तैयारी करने वाले 3-4 है वो मिलके रोज एक दूसरे से सवाल पूछो, वो उसका आंसर बताए। फिर आपको लगता है कि इसमें कुछ और चीज़ें जोड़ सकते हैं तो आप जोड़ दो। डेली डिस्कशन का जो ये वातावरण बनता है वो आपके इंटरव्यू की बढ़िया तैयारी करा। ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी है। ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप में वही हो जो आपके इंटरव्यू देने वाले हो, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है इंटरव्यू। और आपसे एक अनुभव जानना चाहूँगा कि वहाँ बोर्ड के सामने से जाने से 5 मिनट पहले आपका क्या रिएक्शन था? वैसे विशेष रिएक्शन था नहीं। सबको एक डर तो ये होता ही है, पता नहीं क्या पूछेंगे, बिल्कुल या बोर्ड में कौन आएगा, या मैं जवाब दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। ये तो सबके साथ होता है, लेकिन आपको उस समय खुद को मजबूत रखना है और आपकी जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव रखना है। हाँ, इंटरव्यू मेरा अच्छा होगा, मुझे बढ़िया नंबर मिलेंगे और सिलेक्शन होगा। और आपके जो आराध्य देव है या ईश्वर है उनको याद करो, वो आपके साथ अच्छा करेंगे। ऐसा कोई सवाल जिसने आपको ज़्यादा समय लिया है, थोड़ा परेशान किया है, फिर उसको आपने संभाला कैसे? वैसे मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं कि किसी सवाल ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया हो, तो मैं ऐसा कोई सवाल याद नहीं कर पा रहा हूँ जिसने परेशान किया। अच्छा, एक सबसे बड़ी ये रहता है कि एक सवाल ने तो परेशान नहीं किया, लेकिन पहली बार कोई आपने तो 21, 23 और 24 में लगातार दिए तो आपके लिए तो एक अच्छा हो गया। लेकिन कोई पहली बार अगर इंटरव्यू फेस कर रहा है तो उस विद्यार्थी के सामने रहता है कि सामने से जो है बोर्ड की तरफ से सवाल आ रहे हैं, उनको संभाले कैसे? अगर आपको जवाब नहीं आ रहा है तो भी कैसे संभाले? इंटरव्यू में देखो, बोर्ड सिर्फ ये टेस्ट नहीं करता है कि आपको कितनी चीज़ें आती है, आपका ज्ञान कितना है। बिल्कुल सर। वो कोशिश करता है कि आपको किसी सवाल में उलझाए। बिल्कुल सर। या फिर आपसे ऐसा सवाल पूछे जिसका आंसर आपको नहीं आता है। तो उनके पीछे उनकी सोच होती है कि हम जो आपका टेम्परामेंट है या आप दबाव में कैसा रिएक्शन करते हो, वो चीज़ें टेस्ट करना। तो आपको कोशिश करनी है कि जब आपको आंसर नहीं आए तो मना कर दो, दबाव में आपको आना नहीं है। इसके जब आप ये रणनीति अपनाओगे तो आपको जरूर नंबर मिलेंगे, भले ही आपको आंसर नहीं आता हो। बिल्कुल। तो कुल मिला के वो है खुद को संभाल के खुद को मैनेज करके रखना बहुत जरूरी है। मैनेज करके रखना है और आपको वहाँ आर्टिफिशियल बिल्कुल ही नहीं बनना है। बिल्कुल। जो आपका मूल व्यक्तित्व है उसी को प्रदर्शित करना है, सहज रहना है, उसके आपको नंबर मिलते हैं। ड्रेस कोड और अपीयरेंस कितनी महत्वपूर्ण है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एक प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हो तो एक उनका बड़ा ड्रेस कोड होता है। तो आपको भी उस ड्रेस कोड के अनुसार खुद को प्रेजेंट करना होता है। इंटरव्यू कायदे से क्या, नॉलेज या कॉन्फिडेंस? नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों मिला के करेंगे। ये सर हमने बातें इंटरव्यू की है, बहुत सारी बातें भी थी, हमने सब प्रकार की बातें की, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ग्रामीण परिवेश से बहुत युवा आते हैं जो तैयारी करते भी हैं और कहीं ना कहीं उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, उसके कारण वो पीछे भी रह जाते हैं। तो उन एस्पिरेंट के लिए जो है आपका क्या मैसेज रहेगा? मुझे लगता है कि प्रेजेंट टाइम में अब जो शहर और गांव का जो गैप था उसको इस डिजिटल एजुकेशन ने काफ़ी खत्म कर दिया। तो अब वो विशेष फर्क रहा नहीं कि आप गांव में रहते हो
आपके पास कोचिंग की सुविधा नहीं है, आपके पास बुक्स समय से नहीं आ रही है, या आपको पता नहीं है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। जी सर। और अभी हमने देखा कि 2024 वाला जो रिजल्ट था उसका किसी ने विश्लेषण किया और दैनिक भास्कर में छपा भी था कि शहर की बजाय ग्रामीण बच्चे थे, उनके सिलेक्शन में उनका रेशियो ज़्यादा है। तो अब ये बिल्कुल ही फ़र्क नहीं है कि आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप मेहनत किस ढंग से करते हो। तैयारी करने वालों के लिए किशोर जी सुतार की तरफ से वन सीक्रेट क्या होगा, आपका वो सीक्रेट जो जाना चाहिए मैसेज? सीक्रेट ये है कि जब आपने तय कर लिया कि मुझे तैयारी करनी है और मुझे आरएस बनना है, तो फिर कोई भी वो चीज़ जो आपको आरएस बनने के रास्ते में रोड़ा बन रही है उसको आपको हटाना पड़ेगा। अब वो रोड़ा कुछ भी हो सकता है, आपको सोशल मीडिया पे रील्स देखना पसंद है, ये आपका रोड़ा हो सकती है। आपको दोस्तों के साथ घूमना या बातें करना, ये आपके एग्जाम में रोड़ा हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा सोशल होना, ये रोड़ा हो सकता है, इसको हटाना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको बहुत ज़्यादा नींद लेना पसंद है, वो रोड़ा है तो उसको हटाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि आपका जो कंफर्ट जोन है उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। लगातार 3 बार आरएस सिलेक्ट होने के बाद में आपकी नज़र में आरएस ऑफिसर होने की सबसे खूबसूरत या सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात है कि आप स्टेट में उस पोजीशन पे पहुंच जाते हो जहां आपकी इज्जत भी है, एक राज्य की प्रतिष्ठित सेवा भी है, आपको सम्मान भी मिलता है और आपको जो राज्य की मंशा है उसके अनुसार सर्विस प्रोवाइड करने पर जो संतुष्टि मिलती है वो आपको सबसे ज़्यादा आनंद देती है। बहुत बढ़िया सर। अभी आरपीएससी धीरे धीरे जो है अपना जो है पैटर्न धीरे बदल रही है, उसमें किस प्रकार एक विद्यार्थी को तैयार रहना चाहिए या पुराने ढांचे से चलना चाहिए? आरपीएससी हो या कोई भी संस्था हो, समय के साथ बदलाव करती है, तो कैंडिडेट को भी उस अनुसार खुद को बदलना पड़ेगा। अब आरपीएससी ने ये कर दिया कि जो रटने वाली चीज़ें हैं उसको मेंस में कम कर दिया, क्योंकि 2 नंबर के जो सवाल थे उनको हटा दिया। तो आपको भी जब मेंस की तैयारी करो तो जो एक एनालिटिकल सोच है उसके अनुसार खुद को तैयार करना पड़ेगा। फिर ये होता है कि मेंस में या इंटरव्यू में सिर्फ ये नहीं होता कि आपने एक टॉपिक पढ़ा जो जिस सब्जेक्ट का है उसी सब्जेक्ट में आपको जो चीज़ें याद आ रही है वो लिख दो, आपको ये नहीं करना है। आपको इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनानी है। आप पॉलिटी का कोई आंसर लिख रहे हो, आपको कुछ याद आ रहा है करंट का तो वो उसमें ऐड करो। आपको कुछ उस आंसर में उससे रिलेटेड इकोनॉमिक्स की कोई चीज़ याद आ रही है वो उसमें जोड़ो। जियोग्राफी का कोई फैक्ट है जो इसमें रेलेवेंसी निभा सकता है तो उसको जोड़ो। तो आपको ये कोशिश करनी है कि जो मैंने पढ़ा वो सारा मेरे दिमाग में है। अब हर एक आंसर में मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें उसमें से छांट करके और वहाँ लिख दूँ। जैसे हमने ये देखा चैट जीपीटी है, वो क्या करता है, उसके पास अथाह भंडार है ज्ञान, बिल्कुल, लेकिन हमने एक कमांड दी, जो कमांड दी तो वो कोशिश करता है कि इससे रिलेटेड मेरे पास कौन कौन से सोर्स से चीज़ें आ सकती है, उसको एक जगह करके प्रोवाइड कराना। बिल्कुल। तो वही हमें दिमाग में रखना है कि सारा पढ़ा बचपन से लेकर के आज तक, कॉलेज लाइफ से लेकर के, ग्रेजुएशन से लेकर के, अखबार से लेकर के, सिनेमा से लेकर के, व्यवहारिक अनुभव से लेकर के, जो चीज़ें आपके दिमाग में है कोशिश करो उस आंसर में सारी चीज़ें डालो। जी सर। तो वो आपका आंसर एक ढंग का आंसर बनेगा और ढंग के नंबर मिलेंगे। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात कही सर। और अभी जो है कुछ समय पहले जो है आरपीएससी के चेयरमैन साहू साहब ने एक बयान दिया था कि मूल किताबें, आपका क्या विचार है मूल किताबों पर? वैसे देखो, मूल किताब में उनका कहना था और उस अनुसार मुझे लगता है जो कोचिंग है वो भी कोशिश कर रही है कि हमारे जो नोट्स है या जो हम पढ़ाते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो मूल बुक्स है उसका हो, तो वो भी कर रहे हैं। फिर आप भी कोशिश करो उस नोट्स में अगर कुछ नई चीज़ें आपको लगे जो एनसीईआरटी, आरबीएससी, इग्नू कहीं मिलती है या गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ डाटा मिलता है तो उसमें जोड़ दे जाओ। बहुत बढ़िया सर। करंट का हमने पहले सवाल तो वैसे पूछा था, लेकिन मैंने सर एक चीज़ नोट की है कि करंट जो है आप वो आरपीएससी हो या वनडे एग्जाम का हो, आजकल गवर्नमेंट जो है ऑथेंटिक सोर्सेज पर ज़्यादा चली गई है। जैसे सूजस है, राजस्थान का DIPR है, PIB है, ये आपने भी नोटिस किया होगा। बिल्कुल, करंट में आपको कोशिश करनी चाहिए कि इन्हीं में से पढ़ें। बिल्कुल। और तो आपके एक तो ये हो जाएगा कि अनर्गल चीज़ें आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी और ऑथेंटिक और लिमिटेड सोर्स पढ़ लो और उसी में से ज़्यादातर सवाल बन जाते हैं। फिर कुछ सवाल ये होते हैं कि बच्चे कहते हैं कि इसका आंसर नहीं आया या इसका पता नहीं कहाँ से आया, तो वो सवाल होते ही छोड़ने के लिए, क्योंकि हमें इस एग्जाम में ये तो है नहीं कि आपको 100% नंबर लाने या 90% नंबर लाने। आपको तो ये करना है कि जो सब बच्चों की रेस है उसमें आपको आगे रहना है बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक चीज़ वही वापस एक बार आपसे मैं चाहूँगा कि कुछ कम समय में कि आरएस के जो नए विद्यार्थी है, बिल्कुल नए विद्यार्थी है, वो तैयारी अभी शुरू करना चाहते हैं, उनको जो है प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? जो नए कैंडिडेट है उन्होंने जब तैयारी शुरू करी तो उनके दिमाग में जो मोटिवेशन का सोर्स था उसको हमेशा जिंदा रखना है। आपको
बाहर से अगर कोई मोटिवेट करे तो वो हो सकता है 2 दिन आप मोटिवेट रहेंगे, 10-10 घंटे पढ़ लेंगे, 12 घंटे पढ़ लेंगे, फिर तीसरे दिन आप 8 घंटे पढ़ पाओगे, फिर 7 दिन बाद आप पढ़ना छोड़ दोगे। बिल्कुल सर। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वो है सेल्फ और इंटरनल मोटिवेशन, उसको हमेशा जिंदा रखना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमने किशोर सर के साथ बहुत सारी बातें की और आपने जाना होगा कि आरएस की तैयारी को प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों फेज को कैसे आपको जो है देखना है, समझना है। इसी प्रकार के आगे जो है पॉडकास्ट के लिए आप बने रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद सर। थैंक यू।